कल HSBC ने अपग्रेड किया, उसके बाद स्टॉक चला और उनको लगता है कि अभी भी बहुत तेज़ी रहेगी। इस तरह की घटनाएं जब भी होती है तो ध्यान रखना चाहिए, या तो वो प्राइस्ड इन है या नतीजे उतने अच्छे आने की उम्मीद नहीं है। इसलिए मुझे डर लग रहा था कि रिजल्ट से पहले अपग्रेड की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने किया और नैस्डैक सिर्फ इसी वजह से चला है। और टेस्ला में थोड़ा सा मूवमेंट था, अदरवाइज कोई रीज़न नहीं था, नैस्डैक को भी नीचे ही होना चाहिए था। तो नेट में मानता हूँ यूएस मार्केट कल रेड में बंद हुआ है। प्रॉब्लम वही थी जो बॉन्ड की है, और ये सिर्फ अमेरिका के नहीं है, अमेरिका, जापान, इटली, जर्मनी, न्यूजीलैंड, दुनिया भर के बॉन्ड मार्केट में आप देखिए सबके बेंचमार्क जो 10 ईयर्स बॉन्ड थे वो हाईस पे चले गए। यूएस के तो 2007 के बाद गए हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हर्षदा इसमें कि 2008 में वो ग्रेट क्रैश आया था, उससे ठीक पहले ऐसी बॉन्ड यील्ड राइज हुई थी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वैसा कुछ होने वाला है, लेकिन बॉन्ड यील्ड का इशारा आप समझिए, इतनी हाई बॉन्ड यील्ड जाना अच्छी बात नहीं है। ये दिखा रहा है कि थोड़ी सी दिक्कत बढ़ सकती है। अभी मैं थोड़ी देर पहले जेरेमी ग्रंथम का इंटरव्यू पढ़ रहा था, जो CIO है GMO फंड के। वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2023 में रिसेशन आना तय है। तो उनसे पूछा गया कि फेड ने तो खारिज कर दिया है कि सॉफ्ट लैंडिंग तक नहीं होगी, लैंडिंग ही नहीं होगी एक्चुअली। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि फेड हमेशा गलत पढ़ने के लिए गारंटी देता है कि वो हमेशा गलत पढ़ेगा, और वो रादर बबल को पुश करते हैं। तो इस तरह की बातें अगर मार्केट में होने लगे बड़े फंड्स की तरफ से तो एक चिंता होती है। दूसरा, आपको केवल एक पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह बता दूं, चीन का कितना असर हो रहा है इसका अंदाज़ा अब इस बात से लगाइए कि BHP बिलिटॉन का कल रिजल्ट आया है जी। और उन्होंने 37% अपनी जो अर्निंग्स डाउनग्रेड मतलब गिरी है उनकी फुल ईयर में, और जितने एस्टिमेट से सबको मिस किया उसने। जो उनका सबसे बड़ा प्रोडक्ट है आयरन ओर, उसका प्रॉफिट 23% गिरा है। कोल का प्रॉफिट गिरा है, जबकि प्रोडक्शन आयरन ओर का बढ़ा है। कोल का 47% प्रॉफिट गिरा है, कॉपर का 22% प्रॉफिट गिरा है। अगर बिलिटॉन इस तरह के खराब नतीजे पेश कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि चाइना का असर कितना ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए मार्केट में एक दिक्कत है। तीसरी अमेरिका से ही दिक्कत ये है कि अमेरिका में जब कोविड आया था उस समय सरकार ने बहुत कैश बांटा था, $1500 आर्ली के हिसाब से, वीकली के हिसाब से दिए गए थे। तो उससे करीब $3 ट्रिलियन लोगों ने अपने सेविंग बैंड में इकट्ठा कर लिए थे। $2 ट्रिलियन खत्म हो चुके हैं। $1 ट्रिलियन जो बाकी बचा है वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, और मेरे ख्याल में क्रिसमस से पहले वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो जो हम लोग कहते थे ना कंज्यूमर सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव, बहुत तेज़ी वाला, तो अभी पैसे भी नहीं बच रहे लोगों के पास। और एक और छोटा सा अंदाज़ा कि इस समय US की मिनिमम वेज एनुअलाइज्ड कितनी थी, पहले थी $69,000, अब वो पहुंच गई $78,000। अब आप सोचिए कि मतलब मैं वही पढ़ रही थी कि लोग कह रहे हैं नई नौकरी के लिए हमें कम से कम $80,000 चाहिए। एग्जैक्टली, वेज ग्रोथ बढ़ी है, जॉब्स की कमी नहीं है, इकोनॉमी में पैसे नहीं है, मतलब एक बहुत ही टिपिकल सिचुएशन बनती जा रही है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है चिंता करनी चाहिए ग्लोबल मार्केट से। हालांकि हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं पता नहीं, जापान में भी इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। अच्छा, ये देखिए, आप उनकी इकोनॉमी में आप कह रहे हैं पैसे नहीं है, लेकिन जॉब्स की कमी नहीं है। हाँ, पर कुछ काम है तो लोगों को नौकरी मिलेगी। तो वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट कर रहा है, क्योंकि स्कार्सिटी आ गई है ना। अब वो कमी की वजह से हायर वेजेस पे और हायर प्राइसेस पे चीज़ें हो रही हैं। तो इससे इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, मुझे तो ये चिंता है। वैसे वहाँ पे सैलरी अच्छी है, $80,000, वहाँ के हिसाब से पता नहीं, वहाँ के हिसाब से पता नहीं कितनी होगी, हमारे हिसाब से तो अच्छी है। हमको तो आधी मिल जाती है। तो फिर आपको ऐसी नौकरी ढूंढ रही है कि भारत में रहकर आपको डॉलर में पैसे बनाए। ज़्यादा नहीं, $50,000 ही मिल जाए बहुत। If wishes were horses। चलिए, तो ये फिलहाल संकेत